क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये एटम है, ये एटम का या परमाणु का केंद्र है और ये इसके चारों तरफ ऑर्बिट या शेल कोश या कक्षाएं हैं, ठीक है, जिनमें कौन चक्कर लगा रहे हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और यहां ये जो केंद्र है, सेंटर है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस या नाभिक। ये है न्यूक्लियस या नाभिक, न्यूक्लियस या नाभिक है। इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने, इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, स्वर्ण पत्र वाले प्रयोग से, गोल्ड कॉइल वाले एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। इसके अलावा इस नाभिक में हमारे पास दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो कण पाए जाते हैं। और इन दोनों कणों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि नाभिक या न्यूक्लियस में बैठे हुए हैं, इन दोनों को एक साथ मिलाकर न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इन दोनों को एक साथ मिलाकर न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और दोस्तों ये न्यूक्लियॉन शब्द दिया गया था हेनरी मॉजले के द्वारा, ये न्यूक्लियॉन शब्द दिया गया था हेनरी मॉजले के द्वारा, जो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाते हैं, ठीक है। ये तमाम पॉइंट याद रखना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है जे जे थॉमसन को, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है जे जे थॉमसन को। जबकि इलेक्ट्रॉन शब्द किसने दिया था? तो ये इलेक्ट्रॉन शब्द दिया था स्टोनी ने, इलेक्ट्रॉन शब्द किसने दिया था? ये स्टोनी ने दिया था, ठीक है। तो ये तमाम पॉइंट याद रखना इसके अंदर, ठीक है। धनावेशित हिस्सा, ये धनावेशित होता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन होता है धनावेशित और न्यूट्रॉन होता है उदासीन, न्यूट्रल, जीरो, ठीक है। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से प्लस वाला हिस्सा मान्य रहेगा, इसलिए इसका जो केंद्र है, नाभिक है, न्यूक्लियस है, वो धनावेशित होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। चलिए, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस या नाभिक कहलाता है। और प्रोटॉन प्लस है, इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन उदासीन है, इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1932 1932 में, सबसे अंत में यही खोजा गया था। और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, इसकी खोज की थी जे जे थॉमसन ने, और सबसे पहले यही खोजा गया था 1897 में, 1897 सबसे पहले खोजा गया जो उप परमाणु कण है, सब एटॉमिक पार्टिकल, वो है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा विकल्प गलत है? समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में नाभिक के अंदर, गलत पूछा है, गलत है ना, सही नहीं पूछा, गलत पूछा। चलो पढ़ते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, बिल्कुल सही बात है, गलत हो गया। अच्छा, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन विधि नहीं, ये गलत है दोस्तों, ये पूछा है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अभी आपसे कहा था कि नाभिक के अंदर कौन बैठे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं और इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, बिल्कुल सही है, ऋणावेशित है और द्रव्यमान बहुत कम है, न के बराबर है, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, न के बराबर, बहुत कम मानते हैं, गिनते नहीं है, परमाणु भार में शामिल ही नहीं करते। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, बिल्कुल सही है। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जिसे Z से दर्शाते हैं, ये केवल और केवल किसकी संख्या को गिनकर निकाल सकते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को। और समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग करते हैं, बिल्कुल कार्बन डेटिंग में उपयोग करते हैं, कार्बन 14 का, ठीक है। तो अलग अलग जगह समस्थानिक या आइसोटॉप्स का यूज किया जाता है। ये तीनों कथन सही है, यही कथन गलत है, बिल्कुल। चलिए, गॉड पार्टिकल किसे कहते हैं? गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन को कहा जाता है, गॉड पार्टिकल। अल्फा कण में दो धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। दोस्तों एक अल्फा कण होता है, जब रदरफोर्ड ने प्रयोग किया था सोने की पन्नी वाला, गोल्ड फॉइल वाला, तो उसमें उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की थी सोने की पतली पन्नी पर। ये अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक। अल्फा पार्टिकल या अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक। और नाभिक अभी आपको कहा था कैसा होगा? धनावेशित। और हीलियम कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे, और इसका परमाणु भार होता है 4। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने? 2, और इसमें न्यूट्रॉन भी कितने? 2। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, केवल नाभिक का में लेना है, इलेक्ट्रॉन का में नहीं लेने, तो ये केवल नाभिक है, ठीक है, हीलियम का नाभिक, इसी को हम अल्फा कण कहते हैं, जो धनावेशित होता है, ठीक है। 2 प्रोटॉन नहीं, 2 प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन भी है। 2 पॉजिट्रॉन नहीं, पॉजिट्रॉन का मतलब होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, एंडरसन ने खोज की थी। 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन नहीं, हीलियम के एक परमाणु का नाभिक, बस ये बिल्कुल सही है। हीलियम का एक परमाणु का नाभिक जो है उसके जितना होगा, ठीक है। चलिए, परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो परमाणु के कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना, परमाणु के ऑर्बिटल्स या कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो ऑफबाउ सिद्धांत के द्वारा भरे जाते हैं। ये ऑफबाउ कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, बल्कि ऑफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है ना। ये ऑफबाउ कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, बल्कि एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, ठीक है। और इस ऑफबाउ सिद्धांत में 3 नियम पढ़ते हैं इसके अंदर, जिनके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है, पाउली का अपवर्जन नियम। फिर हम पढ़ते हैं हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। और फिर तीसरा हम पढ़ते हैं N+L का नियम, N+L रूल, ठीक है। तो ये 3 नियम हम ऑफबाउ सिद्धांत के अंदर पढ़ते हैं। ऑफबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं, बल्कि ये एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। यस, कौन सा एक रेडियोधर्मी रेडियोएक्टिव तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो धनात्मक आ गया और आवेशित आ गया कण, तो इसमें सीधा सीधा अल्फा किरण का नाम लिखोगे। अभी अभी हमने पढ़ा था अल्फा कण, और ये हीलियम का नाभिक है, और हीलियम का नाभिक है तो ये हो जाएगा He+2, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन है, ठीक है, 2 प्रोटॉन है। चलिए, धनावेशित रूप से रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का संबंध किससे है? ओरिएंटेशन, आकृति, आमाप या चक्रण, ठीक है, इनमें से किससे इसका संबंध होगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, 4 तरह की क्वांटम संख्याएं होती हैं। जब हम क्वांटम नंबर्स या क्वांटम संख्याओं की बात करते हैं, तो क्वांटम नंबर्स या क्वांटम संख्याएं वो होती हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देती हैं। और ये 4 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? ये होती है नीलम शर्मा, नीलम शर्मा, ठीक है। नीलम ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या, ये है
एजीमुथल या दिगंशीय क्वांटम संख्या, सेकेंडरी क्वांटम नंबर है ना, यह है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या, और यह है स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। ये 4 तरह की क्वांटम संख्या है। इनमें जो सबसे पहली है, इससे हमें कोशों के बारे में जानकारी मिलती है, इलेक्ट्रॉन किस कोश में है, ऑर्बिट या शेल में है। दूसरी जो है दिगंशीय, इससे हमें उपकोशों के बारे में जानकारी मिलती है, उपकोश, सब ऑर्बिट, सब शेल के बारे में। और तीसरी वाली जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इससे हमें अभिविन्यास, कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में या कक्षकों के बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी मिलती है इससे। और चक्रण क्वांटम संख्या से हमें इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा पता चलती है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये 4 तरह की क्वांटम संख्याएं हैं, और ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? बताओ। प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉनों से मतलब ही नहीं है। द्रव्यमान संख्या जिसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये द्रव्यमान संख्या निकालने का फॉर्मूला है P + N। P है 2, N भी 2, बताओ कितना उत्तर आएगा? 4। अगर पूछ लेता परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या Z कितना होगा, तो Z होता है P के बराबर, ये हो जाता 2। इलेक्ट्रॉनों का कोई लेना देना ही नहीं होता, ठीक है। अब पूछ लेता ये तत्व कौन सा है, ये तत्व का नाम बताओ, तत्व कौन सा है, तो जिसका परमाणु क्रमांक 2 है उस तत्व का नाम हो जाता है हीलियम। कह देता इस तत्व को दर्शाओ, कैसे दर्शाओगे? इस तत्व को दर्शाने का तरीका हो जाता है 2He4। आजकल नए पैटर्न पे ऐसे भी लिख सकते हैं 2He4, ऐसे भी लिख सकते हैं 2He4, कैसे भी लिख सकते हो, अलग अलग तरीके, ठीक है। तो 2He4 ये हो जाता। ठीक लगा भैया? हाँ। अगले प्रश्न पे चलो, अगले प्रश्न पे चलो। किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें, आइसोटॉप पूछा है, आइसोटॉप को हिंदी में कहते हैं समस्थानिक, ऐसे समझ लो। समस्थानिक नाम से स्पष्ट है, समस्थानिक, जिनमें स्थान यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार, एटॉमिक वेट अलग अलग हो, उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक या आइसोटॉप हम कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम कह देते हैं समस्थानिक या आइसोटॉप। चलिए, तो न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न, प्रोटॉन की संख्या वही, समस्थानिक, स्थान समान, परमाणु क्रमांक समान, एटॉमिक नंबर सेम, प्रोटॉन सेम, तो न्यूट्रॉनों की संख्या तो सेम हो नहीं सकती। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है, नहीं, परमाणु भार अलग अलग होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या अलग अलग, एक ही ऑप्शन है, प्रोटॉन तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग है। जैसे यहां बात करते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम आता है 1 नंबर पे, 1p1, 1d2 और 1t3, है ना। इसका परमाणु क्रमांक है 1 और परमाणु भार भी है 1। इसका परमाणु क्रमांक है 1 लेकिन परमाणु भार है 2। इसका परमाणु क्रमांक है 1 लेकिन इसका परमाणु भार है 3। अब देखो फर्क क्या है। प्रोटॉन की संख्या तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या और परमाणु भार क्या है, अलग अलग है, तो इन्हें हम कहते हैं समस्थानिक या आइसोटॉप। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ठीक है। चलिए, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक होता है 17Cl35, दूसरा होता है 17Cl37, ठीक है। इस तरह से क्लोरीन के कितने समस्थानिक है? 2। ये सवाल में थोड़ा सा करेक्शन करना है अपने को। यहां 90 ग्राम पानी में, ठीक है, कितने ग्राम पानी की बात की जा रही है? 90 ग्राम पानी में। कौन से नंबर का प्रश्न है? 13वें नंबर का। तो प्रश्न संख्या 13 में आपको याद रखना है 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या। देखो मोल कॉन्सेप्ट दे रखा है आपके, और मोल से सवाल इस तरह का बनता है, एक जनरल सवाल, ठीक है। तो मोल की संख्या जब भी पूछी जाए और आपको ग्राम में भाग दिया हो तो मोल कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको फॉर्मूला लगाना है, मोलों की संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बराबर पदार्थ का ग्राम में भाग बटा मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। बताओ ग्राम में भार कितना दे रखा है? 90 अपॉन अणुभार कैसे निकालें? किसका अणुभार चाहिए? पानी का। पानी क्या है? H2O या पानी का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, H2O। बताओ 2 हाइड्रोजन है तो एक का होता है 1, 2 का हो जाएगा 2, एक ऑक्सीजन है तो एक का होता है 16। कितना होता है? 16। कितने हैं टोटल? 1, 16, 16 2 18। बताओ पानी का अणुभार कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। अब यहां दे रखा है 90/18, भाग दे लोगे तो कितने मोल आ जाएंगे? 5 मोल आ जाएंगे। ये लीजिए, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 90 ग्राम पानी में मोलों की संख्या हो जाएगी 5 मोल, ठीक है। चलिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें सोने की बहुत पतली पन्नी, 100 नैनोमीटर की पन्नी पर उसने अल्फा कणों की बौछार की थी। अल्फा कणों की, तो अल्फा कण प्रक्षेपित किए थे सोने की बहुत पतली पन्नी पर, है ना, सोने की गोल्ड फॉइल पर। सोने को अपन गोल्ड फॉइल या एयू फॉइल भी कह सकते हैं, सोना गोल्ड, ठीक है। और चारों तरफ पर्दा लगाया था जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा, ठीक है। पर्दा किसका लगाया था? पर्दा लगाया था जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा, जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा इसने लगाया था चारों तरफ, जिससे कि चमक उत्पन्न हो सके। बोर के एटॉमिक, चलिए, बोर के एटॉमिक मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा फोटोन को अवशोषित करता है? तो नील्स बोर ने यह कहा था कि वैसे तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में घूमता है तब तो उसकी ऊर्जा में कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन अगर ये ऊर्जा त्याग देता है तो ये निचली कक्षा में जाता है, ऊपर से नीचे जाता है, और जब ये ऊर्जा ग्रहण करता है, अवशोषित करता है, तो ये नीचे से ऊपर जाता है। तो यहां सही ऑप्शन हो जाएगा ये अगली बाहरी कक्षा में जाता है, ठीक है, जब ऊर्जा को अवशोषित करेगा तब। किसी परमाणु के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र बोलो क्या होता है? 2n² होता है, 2n²। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र होता है 2n²। अच्छा, 2n², यहां पहला कोश है K, फिर L, फिर M, फिर N। यहां पूछा है K के लिए, है ना, K के लिए n का मान हो जाएगा 1, n का मान 1 रख दो, 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 = 2, यानी कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? K में अधिकतम 2। अगर पूछता L में, तो L में हो जाते 8, M में हो जाते 18, N में हो जाते 32,
ऐसे इनकी संख्या निकाल सकते हो। कौन से सूत्र से निकालोगे? 2n² सूत्र से ना। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी कोश किसी भी ऑर्बिट में निकालने का सूत्र है, फॉर्मूला, ठीक है। किसी भी ऑर्बिट या शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है उसका सूत्र ये है। उन 3 तत्वों को नामित करें जिनके सबसे भारी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाहर वाले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन यानी NS1। और दोस्तों ये बाहर वाले कोश में मैग्नीशियम में तो 2 होते हैं, कैल्शियम में भी 2 होते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। हीलियम में फुल भरा है 1s2, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, मैग्नीशियम नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता है देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम 3 पे, सोडियम 11 पे, पोटेशियम 19 पे। 1s2 2s1, 1s2 2s2 2p6 3s1। बाहर वाले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ये देखो बाहर वाले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। जनरली आप 1.5 या 2 की स्पीड करके देखते हो, तो मैं आज बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूं, तो आपको 1.5 या 2 की स्पीड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ेगी भी तो आपको मजा आ जाएगा स्पीड देखने के बाद, आपको बहुत तेजी से सारा मामला समझ में आता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो सही उत्तर हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये वो धातु है जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, मुलायम धातुओं की श्रेणी में आती है, ठीक है। सबके बाहर वाले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। यस, कार्बन परमाणु के बारे में 6c12, ये इसका दर्शाने का तरीका है। कार्बन को 6c12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसमें परमाणु क्रमांक 6 है, इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 6, और इसका परमाणु भार 12 है, इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 - 6 = 6। तो ऐसे ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। 12 न्यूट्रॉन हो नहीं सकते, 12 प्रोटॉन हो नहीं सकते, ठीक है। 6 नंबर का है 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हो नहीं सकते। इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, देख सकते हैं। तो ये इससे हम निकाल सकते हैं। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या बताओ। मोल निकालने का फॉर्मूला, मोल कॉन्सेप्ट, मोल ग्राम में भार 52, अनुभार, अनुभार कितना है हीलियम का? हीलियम का अनुभार होता है 4, ठीक है। हीलियम का अनुभार कितना होता है? 4 होता है। तो 52 में 4 का भाग दोगे तो आ जाएगा 13 मोल। कितना मोल आ जाएगा? 13 मोल। यानी 52 ग्राम हीलियम कितने मोल हीलियम है? 13 मोल हीलियम है। आवोगाद्रो संख्या का मान, आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो कांस्टेंट जिसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सही मान होता है 6.022 × 10⁻23। ये तो तीनों में सही दे रखा है, 22 तो होता ही नहीं है, ठीक है, माइनस में भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो 6.022 × 10⁻23 ये आवोगाद्रो स्थिरांक का सही मान है, ठीक है। ये आवोगाद्रो स्थिरांक का सही मान है। कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास कितना है? कैल्शियम कार्बोनेट